हेलो ऑल ऑफ यू। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 कंप्लीट हो गया है और अभी तक आप सभी के पास इसकी आंसर की आ चुकी होगी। आपने अपने क्वेश्चंस का मिलान कर लिया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम उस एग्जामिनेशन हॉल में होते और एज अ स्टूडेंट हमने एक सीरियस स्टडी की होती अपने क्लास नोट्स के द्वारा, अपने जो न्यूज़पेपर के सोर्सेज हैं उनके द्वारा और जो ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर हमने तैयारी की होती, तो हम इसमें से कितने सवाल वाकई उस प्रेशर वाले माहौल में कर सकने में सक्षम होते और क्या हमारा कट ऑफ क्लियर हो सकता था, या वाकई पेपर इतना ज्यादा कठिन आया कि इस बार कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन तरह के व्हीकल दिए, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल और तीसरा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। ये तीन तरह के व्हीकल्स हैं और पूछ रहा है इसमें से अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। इनमें से कौन कौन से अल्टरनेटिव पावर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये शब्द ही समझना जरूरी है कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन होता क्या है। तो भाई अल्टरनेटिव पावर ट्रेन वो होता है जिसमें जो व्हीकल होता है, हमारा जो गाड़ी होती है, उसके अंदर कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है। अब मन में सवाल आता है इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपके क्लास नोट्स में, आपकी साइंस की क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि इंजन दो तरह होते हैं। एक होगा आपका इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें फ्यूल इंजन के अंदर जलता है, जैसे कि पेट्रोल वाली गाड़ियां और डीजल वाली गाड़ियां। और दूसरी गाड़ियां जैसे हमारे ई रिक्शाज हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो उनके अंदर किसी भी तरह का फ्यूल बर्न नहीं होता। ये बिजली के करंट से चलते हैं, बिजली की चार्जिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इस तरह के व्हीकल्स को, जो ई व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनको हम अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कहते हैं। यानी जिसमें भी इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग नहीं होगा, वो सारे के सारे अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है कौन कौन से इसमें से अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल हो गए। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जाहिर सी बात है ये तो इसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल डीजल तो पड़ा नहीं, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जो कि क्लास में आपको टेक्नोलॉजी में बताया जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन के प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उससे बिजली की मोटर घूमती है और उससे व्हीकल आगे की तरफ मूव करता है। यानी इसमें भी किसी भी तरह का इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। तीसरा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं है, फ्यूल सेल व्हीकल में नहीं है, तो इसमें कैसे हो जाएगी। तो तीनों के तीनों व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि आपके क्लास नोट से आपको आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि तीनों के तीनों व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल द थ्री, तीनों के तीनों। और इसका सोर्स क्या होगा, ये जो सवाल है ये आपके क्लास नोट में, क्लास डिस्कशन में, ये आसानी से, ये जो टॉपिक है वो आसानी से कवर होता है। अगर हम और आप दोनों लोग इस एक एग्जामिनेशन हॉल में होते और अपने क्लास नोट्स को हमने ठीक ढंग से पढ़ा होता, उसका मल्टीपल रिवीजन किया होता, तो यह सवाल हमसे किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए था। तो यह सवाल हम लोगों ने कर लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू यूएवी, और यूएवी या जिनको हम ड्रोन भी कहते हैं आम भाषा में, आजकल काफी चर्चा में रहे। भारत पाकिस्तान युद्ध में ड्रोन काफी चर्चा में रहे, यूक्रेन के युद्ध में भी ड्रोन काफी में चर्चा में रहे। तो एक क्यूरियोसिटी जागृत होने की संभावना बनती है कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो कि आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जब ड्रोन्स के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, तो ड्रोन्स के बारे में उसको थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। और अगर हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो हम ये सवाल भी करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कि आपके सेक्शन है, जो आपका अलग अलग सेक्शन होते हैं टेक्नोलॉजी में, जैसे कि स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी कई तरह के ड्रोन्स के बारे में आपको पढ़ा जाता है जो कि इंडिया में डेवलप किए गए, जैसे कि रुस्तम। इसके अलावा लास्ट ईयर इंडिया ने स्काई गार्जियन और सी गार्जियन नाम के ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से खरीदने की कोशिश की है, उसकी बातचीत चल रही है। तो ये सारी की सारी चीजें न्यूज में रहती हैं। तो एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो कि सीरियस एस्पायरेंट है, जिसने 1-1.5 साल तक तैयारी कर रखी है, उसको इन ड्रोन्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो पता होनी चाहिए। तो क्या एक थोड़ी बहुत या ठीक ठाक मात्रा में अगर जानकारी वाला एक एस्पायरेंट इस क्वेश्चन के सामने आता है, इसके तो क्या उसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। तो पहला है विद रेफरेंस टू द अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूवी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑल टाइप ऑफ यूवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। देखिए भाई कह रहा है कि सारे के सारे यूवी जो है सीधे हेलीकॉप्टर की तरह, जैसे हेलीकॉप्टर होता है वो हेलीकॉप्टर सीधे हवा में उड़ जाता है और सीधे नीचे उतर सकता है, इस तरह की लैंडिंग को वर्टिकल लैंडिंग कहते हैं। प्लेन्स वगैरह को रनवे की जरूरत होती है, प्लेन को उड़ने के लिए, उतरने के लिए, दोनों के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है। तो वर्टिकल लैंडिंग जो होता है, जो आपके ऐसे यूवी जिसमें
हेलीकॉप्टर की तरह पंख लगे हुए, वो तो आसानी से आपकी वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन शब्द यहां पर क्या है, बड़ा एक्सट्रीम शब्द है, ऑल टाइप ऑफ यूएवी। क्या सभी प्रकार के यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? तो हम लोग जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में रुस्तम ड्रोन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी वर्टिकल लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्ध, जैसे कि अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन, ये भी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता है। ये भी एक प्लेन की तरह रनवे से उड़ान भरता है और रनवे पे उतरता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि पहला जो हमारा कथन है वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। सारे के सारे यूवी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट ऑल टाइप ऑफ यूवी कैन ऑटोमेटेड होवरिंग। सारे के सारे यूवी ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं। अब शब्द आता है होवरिंग। होवरिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी पोजीशन, अपनी जगह और अपना एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, दोनों को आपको क्या करना है, एकदम स्थिर रखना है एक ही जगह पर। जैसे हेलीकॉप्टर मंडराता रहता है, मंडरा सकता है, उसी तरह उस प्रक्रिया को हम होवरिंग कहते हैं। तो फिर से हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाले यूएवी तो होवरिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जो सस्ते किस्म के यूएवी हैं, ड्रोन्स हैं, जिनका यूज पाकिस्तान ने किया है, वो होवरिंग की प्रक्रिया उनमें सभी में नहीं पाई जाती। फिर से एक्सट्रीम शब्द आ गया ऑल टाइप, तो इसको भी मैं एज ए स्टूडेंट इसको भी कट कर दूंगा। ये भी एक्सट्रीम बात है, सभी प्रकार के यूएवी में ये कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है ऑल टाइप ऑफ यूवी कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो हमने देखा कि अभी अभी हम देख रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन को एग्जांपल के लिए, और ये जो है बैटरी पर नहीं चलता, ये पेट्रोल पर, यानी कि ये एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, या आप कह सकते हैं पेट्रोल जैसी फ्यूल के ऊपर चलता है। ये सिंपल तरह का प्लेन जैसा स्ट्रक्चर है और ये हवा में फ्यूल के जरिए उड़ता है, ना कि किसी बैटरी की चार्जिंग से। इसका मतलब फिर से एक्सट्रीम शब्द आ गया ऑल, इसमें भी ऑल, इसमें भी ऑल, तीनों के तीनों ऑल हैं, और कभी तीनों के तीनों कथन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट, मुझे ये सवाल हर हालत में अटेम्प्ट करना ही चाहिए था, और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये दो सवाल हो गए जिन्हें हम एक सामान्य व्यक्ति, जो है सामान्य समझ वाला व्यक्ति, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ता है, अच्छी तरह से अपने नोट्स को पढ़ता है, और जिसने 1-1.5 साल तक तैयारी कर रखी है आईएएस की, उसके लिए ये दोनों सवाल कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं थे, बिल्कुल इजी सवाल थे, और दोनों के दोनों सवालों को उसे अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, ध्यान दीजिए किसकी बैटरी के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई रिक्शा जैसे होता है उसकी बैटरीज। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, निम्नलिखित एलिमेंट्स तत्वों के बारे में विचार करिए। 4 तत्व दे रखे, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। 4 तत्व दे रखे हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकेल, और इसमें से पूछ रखा है इनमें से किससे बैटरी का कैथोड बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव वाले को एनोड कहते हैं, और सॉरी पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं और निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से किस किस का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जा सकता है। अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि एक साइड कोबाल्ट है, लिथियम है, निकेल है। अगर आपने पढ़ा है ठीक ढंग से, तब तो ये सवाल आप कर लेंगे, आपके नोट्स में है और आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है वो मेटल ऑक्साइड की बनी होती है, यानी उसमें कुछ हो ना हो, क्या होती है, मेटल यानी कि धातुएं होती है। तीनों की तीनों कैसी चीजें हैं, ये मेटल हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं, ये धातुएं हैं। ठीक है, और इस वजह से इनका प्रयोग जो है हम किसमें कर सकते हैं, क्या बनाने में, कैथोड बनाने में। बाकी जो ग्रेफाइट है वो क्या है, उससे हम क्या बनाते हैं, एनोड। लेकिन हम इस क्वेश्चन को रूम में बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे, हम इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे हैं। अब वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ऐसी स्थिति में इस तरह के सवाल गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पूरी तरह से याद आना कि वाकई में ग्रेफाइट से एनोड बनता है या ग्रेफाइट से कैथोड बनाया जाता है, वो उतनी तरह से वो उतना ज्यादा आसानी से किया जा सकने वाला, जितना सवाल ये इजी दिख रहा है, इसमें गलती होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है और आपको याद है कि हाँ भाई मेटल ऑक्साइड वगैरह से, या आपके नोट्स में लिखा है मेटल ऑक्साइड से कैथोड बनता है और नॉन मेटल से एनोड बनता है, तब तो आपको ये सवाल करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए।
और अगर इस सवाल में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये सवाल भले ही कितना आपको टेम्पटिंग लगता हो, आपको इसको देख के लालच आ रहा हो कि इसमें कोई बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं है, इसको तो हम कर ही लेंगे, ऐसे सवालों में गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा होता तो मैं इसको छोड़ने की कोशिश करता। और यहां पर मैं एज अ साइंस टीचर की तरह नहीं, मैं एज अ ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट की तरह मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं और मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा और मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। अगर आपने साइंस पढ़ी है, आपका ग्रेजुएशन साइंस है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हर आदमी को हर तरह के सेक्शन में कुछ ना कुछ फायदा और नुकसान मिलता है। जैसे जिसने बीए किया है हिस्ट्री से, तो जाहिर सी बात है उसको बीए एमए कर रखा है अगर किसी बच्चे ने, तो उसको हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में एज मिलेगा। जिसने बीएससी साइंस किया है उसे साइंस वाले क्वेश्चन में एज मिलेगा। तो अगर अब मैं बात करता हूं साइंस वाले स्टूडेंट्स की, तो साइंस वाले स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ रखा है ड्राई सेल, जो आपके घर में बैटरीज आती हैं और जिनका यूज हम लोग किसमें करते हैं, जो घड़ी वगैरह के सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जब हम लोग सेल्स को तोड़ते हैं तो अंदर एक रॉड निकलती है और वो रॉड बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, और ये रॉड कैसी होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी में, जिसको हम कहते हैं एनोड। बाहर की जो मेटल का मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, निकल वगैरह का बना होता है, जिंक का, वो किससे बनते हैं, कैथोड से। तो ध्यान दीजिए, अगर आप कंपैरिजन कर लें, आपने साइंस पढ़ी है ठीक ढंग से, तो आप इस सवाल को तब तो अटेम्प्ट करना चाहिए। ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और आपने पढ़ा भी नहीं है तो रिस्क मत लीजिए। इस तरह के सवाल दिखते बड़े टेम्पटिंग है, लेकिन इनमें गलती होने की संभावना 50-50 की बनी रहती है। तो पहली चीज तो हमें ये दिखा ले, ऑड, जो ऑड चीज है वो उसको, नॉन मेटल को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये हमारी क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल, बाकी की सब सारे के सारे कैसे हैं, मेटल हैं। तो फिर से अगर हमने नहीं पढ़ा है तो नॉन मेटल भी हो सकता है एनोड और मेटल भी एनोड हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पढ़ा है तभी इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो अटेम्प्ट नहीं करिए। फिलहाल जो हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरी हमेशा, उसके जो कैथोड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के होते हैं और जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। हमने अगर पढ़ रखा है तो ग्रेफाइट को हम अलग कर देंगे, बचेंगे कौन, कोबाल्ट, लिथियम और निकल। और पूछ किसके बारे में रहा है, कैथोड। और कैथोड का निर्माण जो है इन्हीं मेटल ऑक्साइड से बनता है। तो ड्राई सेल से अगर आप कंपेयर करें, वहां पे भी मेटल का कैथोड होता है और ईवी में भी जाहिर सी बात है मेटल का ही कैथोड होगा, तब तो आप लॉजिक वॉजिक लगा के इसको कर डालोगे। साइंस के स्टूडेंट हो तो अटेम्प्ट करो। अगर ह्यूमैनिटीज के हो, पढ़ा नहीं है, तो गलती से भी अटेम्प्ट मत करना। 50% से ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं और मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की, जब आप हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो साइंस के स्टूडेंट की तरह सॉल्व करिएगा। जब आप साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए तो हिस्ट्री के स्टूडेंट, जिन्होंने बीए किया है, हिस्ट्री के स्टूडेंट उसकी तरह सॉल्व करिए, तो गलती होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम गलतियां कम से कम करते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली 3, यानी कि ये तीनों जो है कैथोड्स बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को मैं एग्जामिनेशन हॉल में स्किप कर देता, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करता। तो पहला सवाल हमारे पास ऐसा आ गया है जिसको हमें किसी भी कीमत पे, यानी मैं अपनी पर्सनली बात करता हूं, तो इसको हमें अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। इस तरह के सवालों से हमें बचना चाहिए जिसके बारे में जानकारी हमें अपेक्षाकृत कम हो या जहां पर कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा हो। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको क्या कहता है, 3 तरह की चीजें देख रखी, सिगरेट के बट देख रखे हैं, आई ग्लासेस और कार के टायर। पूछ रहा है इनमें से कितनों में प्लास्टिक होता है। देखिए भाई, ऐसा है कि आपका जनरल साइंस आपको पढ़ाया जाता है और जनरल साइंस में आपको ये आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और क्लास के डिस्कशंस में भी ये सारी चीजें आती रहती है। सिगरेट का बट हो या जैसे कि आई ग्लासेस हो, आई ग्लासेस में प्लास्टिक पड़ता है पॉलीकार्बोनेट के नाम से। और तीसरी चीज है रबर। ध्यान दीजिए, जो टायर बनता है वो रबर से बनता है और रबर जो है पॉलीमर नाम का चैप्टर है पूरा का पूरा, जो कि केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है आपके क्लास नोट्स में। तो ये जो रबर है, ये नॉर्मल रबर, नेचुरल रबर नहीं है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक रबर है। और सिंथेटिक रबर भी एक तरह का क्या है, प्लास्टिक ही है। तो तीनों के तीनों में प्लास्टिक पाया था, बिल्कुल क्लास नोट से आया हुआ सवाल है, इसको तो किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल द 3, तीनों के तीनों में प्लास्टिक मिलता है। ठीक है, तो ये सवाल जो है छोड़ने वाला नहीं, इससे पहला वाला जो है करने वाला नहीं था और इसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि तो सीधे क्लास नोट से और क्लास के डिस्कशन से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस, तीन चीजों के बारे में विचार करना, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। क्या यह सवाल हमें करना चाहिए या क्या यह सवाल हमें छोड़ देना चाहिए? दो ऑप्शंस हैं। पहला बात, अगर आपने वाकई में पढ़ रखा है बिल्कुल करिए। अब तो ये तरीका हो गया कि आपने इसको पढ़ रखा है तो करिए, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप एमएससी केमिस्ट्री हैं, बिल्कुल करिए, तब तो आप कर ले जाएंगे। एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए तब तो कर लेंगे। अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं हो रही तो ये सवाल को आपको बाइज्जत छोड़ देना चाहिए। ये ऐसी गुगली है जिसको इज्जत देनी चाहिए। यूपीएससी का टफ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट करने के लिए नहीं, स्किप करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं सवालों में से एक है। देखिए रीजन क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। कोयले का गैसेस कंडीशन में कन्वर्ट करके गैसिफिकेशन किया जाता है और उससे 3-4 गैसेस बनती हैं। उससे कोल गैसिफिकेशन से 2-3 गैसेस निकलती। कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? पहली गैस निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी हाइड्रोजन और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए कम से कम इस सवाल को लगाने के लिए। या तो पढ़ा हो या तो एमएससी केमिस्ट्री हो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। रीजन इसके ये है कि जो हम कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं इसमें फार्मूलेज का बहुत वैल्यू है। एथेनॉल को कहते हैं C2H5OH, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से ये चीज बनाई जा सकती है। यानी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में जो गैसेस निकलती हैं उनसे आप एथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन, ये तो बनाया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्मूला जो TNG होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। ये लंबा चौड़ा फार्मूला है, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए आपको चाहिए नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके साथ आपको चाहिए ग्लिसरीन, तब जाकर आपकी नाइट्रोग्लिसरीन बनकर तैयार होती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई जा सकती। डायरेक्टली तो नहीं, मल्टीपल स्टेप 100-200 स्टेप करते चले जाओ तब तो कुछ ना कुछ बना ही लोगे, लेकिन डायरेक्टली इसको बनाया नहीं जा सकता। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तीसरा मॉलिक्यूल है जो यूरिया। यूरिया जो है NH2CO NH2 कार्बामाइड यूरिया। और यूरिया बनाने के लिए हवा से हम जो यूरिया, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जो इंडिया में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करते हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, उसकी क्रैकिंग कराते हैं, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हवा से दूसरी गैस खींचती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। दोनों को मिला देते हैं और क्या बना लेते हैं? यूरिया। क्या कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं? जवाब है हाँ सर, निकलती हैं। तब जाकर आप इससे यूरिया तो बना सकते हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल और यूरिया। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब है ओनली 2। फिर से वही बात, अटेम्प्ट करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? 100% इस तरह के सवाल को आपको छोड़ देना चाहिए। ये वो सवाल हैं जो आपको आपकी मेरिट जो है खराब कर देते हैं, आपको कट ऑफ आपके नंबर कट ऑफ से नीचे ले आते हैं। बड़े ही टेम्पटिंग लगते हैं। हमें हमेशा लगता है कि बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे, वो तो टफ होते हैं, उनमें पढ़ते पढ़ते रात बीत गई। नहीं भाई, वो वाले सरल होते हैं। सबसे कठिन वाले खतरनाक सवाल तो ये वाले हैं जो दिखते हैं तो एक एक लाइन के, लेकिन इसके अंदर पूछा इतना ज्यादा डीप का जा रहा है कि ये तो इसके लिए तो एमएससी होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने कहीं पढ़ ही रखा हो, आपकी किस्मत इतनी तेज हो, इस तरह का सवाल मिले तो दूर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं करने की। तो इसको मैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं वहां पे होता और मैं कर रहा होता उस पेपर को अटेम्प्ट, तो मैं कभी भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता। तो कई सारे क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, यूपीएससी है और हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है, क्योंकि हमें केवल कट ऑफ क्लियर करना है। देखते हैं हम कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। इतना छोड़े जा रहे हैं, 2-3 तो छोड़ ही दिए, आगे वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX, LLM105? ठीक है, ये तीनों के बारे में पूछा गया। ये आखिर में है क्या? कभी नाम पढ़ा है, कभी एग्जाम से पहले इनके बारे में सुना था, कभी किसी किताब में नोट्स में पढ़ा है, जवाब आ रहा नहीं, मजबूरी में ये सवाल हमें छोड़ना पड़ेगा। ये सवाल भी हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कितना भी हमें दुख लगे, लेकिन हम कुछ भी हो जाए हम यूपीएससी में गेस वर्क नहीं करेंगे। गेस वर्क करेंगे, यूपीएससी चाहता है गेसिंग करो, और गेस करोगे गलत करोगे। और उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए इसमें जो है 2 चीजें हैं। अब इसका पहली बात कर लेते हैं कि ये जो चीज है
ये कहाँ पे सोर्सेज हैं इसके। तो पहला सोर्सेज है, ये तो इनके फार्मूले हैं, आप देखो क्या है फार्मूले, डीआरडीओ के अंदर तुम साइंटिस्ट हो गए तब इनके फार्मूले वगैरह, CL20 क्या है, HMX, सब RDX तो नाम सुना है तुमने। LLM-10 लॉरेंस लिवरमोल लेबोरेटरी है अमेरिका की, उसने बनाया था LLM-104। RDX तो मैंने अलग से लगा ही दिया है। PIB में कई साल पहले, आज 2025 चल रहा, 15 साल पहले 30 नवंबर 2010 को ये न्यूज आई थी। ये मतलब ये PIB जो है न्यूज निकालती है, और उसने बताया था कि CL20 और HMX का यूज हम लोग एक्सप्लोजिव बनाने के लिए DRDO करने वाला है। तुम में से जितने बच्चे तैयारी कर रहे हो, सोच के बताना कि कितने लोग 10 साल पुरानी PIB पढ़ रहे हो। 10 साल पुरानी न्यूज है, सवाल ही नहीं उठता। ये हाँ, इस सवाल के बारे में कौन बताता है? DRDO का साइंटिस्ट बता सकता है। ठीक है, DRDO का साइंटिस्ट अगर बैठे होते और वो भी किसमें, जो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट में है, वो बैठे होते UPSC का प्री देने, वो तो कर लेते सवाल को। आपको ये सवाल कभी भी किसी कीमत पे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। पहली रीजन, इसमें दो नाम है, एक है CL20, दूसरा HMX। दोनों का यूज किसमें होता है? एक्सप्लोजिव के तौर पर होता है। चलिए ठीक है, इस आधार पर हमने कहा कि दे आर यूज्ड इन एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन। लेकिन तीसरा जो है CL20 और HMX, इनका यूज जो है रॉकेट प्रोपल्शन के फ्यूल की तरह भी किया जाता है। ध्यान दो, दोनों चीजें, CL20 HMX एक्सप्लोजिव के तौर पर भी यूज होता है और रॉकेट प्रोपल्शन में भी यूज होता है। कितना टेक्निकल सवाल बना दिया, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन, इनमें से एक गलत क्या होता है, जब हम इसको ले आते साथ में LLM-105, जिसका नाम है लॉरेंस लिवरमोल लेबोरेटरी से बना है। वो जो चीज उन्होंने बनाई थी वो केवल किसके लिए? एक्सप्लोजिव। यानी कि UPSC किसके बारे में बात कर रहा है इस वक्त? बात कर रहा है एक्सप्लोजिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, CL20 और HMX एक्सप्लोजिव के साथ साथ रॉकेट प्रोपल्शन में भी यूज होने वाले केमिकल हैं, प्रोपेलेंट्स हैं, एक्सप्लोजिव है, तो इनके लिए दोनों ही सही है। लेकिन जैसे ही इस ग्रुप में हम LLM-105 को साथ में जोड़ देते हैं, तो ये केवल और केवल किस कैटेगरी में चला जाता है? ये ग्रुप एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में चला जाता है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B ऑप्शन सही हो जाएगा। आप में से बहुतों ने इसको छोड़ा होगा, और जिसने भी किया होगा पूरी संभावना है कि इसका ये ऑप्शन गलत हो गया हो। किस्मत बहुत अच्छी हो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक समझदार UPSC एस्पायरेंट के तौर पर अगर हम देखें तो हमें कभी भी इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जगह मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर जाता, छोड़ देता। इससे फायदा क्या होता? मेरे मार्क्स, मेरे गलत होने की संभावना कम हो जाती और मेरे मार्क्स जो हैं वो घटते नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट ज्यादा सही करने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्यादा गलत या गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने और लालच में पढ़ने को। देखो इसमें भी स्टेटमेंट नहीं है, और ये भी कैसा है, बहुत टफ सवाल है। इसको छोड़िए और आगे बढ़िए, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट Mazorna 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। दूसरा स्टेटमेंट करना, Mazorna 1 Amazon वेब सर्विसेज ने बनाई है। तीसरा स्टेटमेंट करना, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। तीनों क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, और हम फिर से वही कह रहे हैं, 1 साल 1.5 साल की तैयारी की है, क्लास नोट खूब पढ़े हैं, और सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स का हमने क्या पढ़ा है? द हिंदू पढ़ा है, और द हिंदू से हमने क्या बनाए हैं? नोट्स बनाए हैं। ये चीज करना जरूरी, नहीं तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप सीरियस एस्पायरेंट नहीं हो। ठीक है, तब तो सोच छोड़ ही दो कि एग्जाम क्लियर होगा। तो हमें क्या पढ़ना है? क्लास नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, और उसके क्या किया? मल्टीपल रिवीजन किए, कई बार रिवीजन किए। सितंबर अक्टूबर 2024, और अगले साल के लिए हो जाएगा सितंबर अक्टूबर 2025। जब अगले साल का एग्जाम देने जाओगे तो याद रखना मेरी बात, सितंबर अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स का जो हिंदू है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, मई में एग्जाम है अगले साल का, तो सितंबर से लेकर या अक्टूबर से लेकर के मई तक का जो पेपर है, मई का पेपर स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल तक का ले लेते, तो 6 महीने का पेपर, 6 महीने में आते हैं 180 एडिशन, 180। केवल 180 न्यूज़पेपर के नोट्स, माइक्रो नोट्स आपके पास होने चाहिए। टेक्नोलॉजी का अलग, बायोटेक का अलग, हिस्ट्री का अलग, अगर हिस्ट्री या कल्चर से रिलेटेड कोई चीज निकलती है, इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स अलग, इस तरह से माइक्रो नोट्स बना के अलग अलग कर लीजिए। 180 न्यूज़पेपर के एडिशन आपको मेंस लिखने में हेल्प करेंगे, और यही 180 न्यूज़पेपर के एडिशन आपको मेंस में एक्सेल करने में भी हेल्प करेंगे। और बिना इन 180 एडिशंस को पढ़े और लिखे
आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्रॉनिकल के भरोसे रह जाओगे, किसी मैगजीन के भरोसे रह जाओगे तो रेस से बाहर हो जाओगे। याद रखना ये मेरी बात, बिना पेपर को पढ़े, मैं पूरे साल का पेपर पढ़ने को नहीं कह रहा हूं कि जनवरी से लेकर अगली जनवरी या अगले मई तक पढ़ो, लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स का पेपर हर हालत में पढ़ना है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है, फिर उसके अगले साल तैयारी करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा मेरी बात, पहली बात तो क्लास नोट्स खूब सारे पढ़िए, जितनी भी क्लास में लिमिटेड नोट्स दिए जाते हैं वो पढ़िए और उनके मल्टीपल रिवीजन लगाइए। उसके अलावा सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स का हिंदू पढ़िए। तो देखते हैं, अगर मैंने ये काम किया है, क्लास नोट्स पढ़े हैं और साथ ही साथ जो है अक्टूबर ऑनवर्ड्स के हिंदू के नोट्स बनाए हैं, तो क्या मैं इस सवाल को करना चाहिए था या मैं कर सकता था? तो देखो भाई, ऐसा है कि फरवरी 23 को न्यूज आई थी, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 23 फरवरी 2025, इट्स अ क्राइम कि 23 फरवरी को न्यूज आ रही है, मई में तुम्हारा एग्जाम है और तुमने पेपर नहीं पढ़ा, इट्स अ क्राइम। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, इट्स अ क्राइम, ठीक है। ये गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, ये तो करना ही करना था। और यहाँ पे लिखा है, कितनी बड़ी बात थी, मेजोरना 1 क्वांटम फिनोमिना, ये जो मेजोरना 1 चिप है किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने। बस कितना नोट बनाना था, माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोरना 1 चिप बनाई है, जो कि किसके लिए यूज होगी? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी 10 पन्ने की न्यूज है, लेकिन एक लाइन में अगर आप लिख दोगे किसने बनाई, कहां पे सम्मेलन हुआ, कौन कौन गया था, क्या आउटकम आया, कौन सा बहुत बड़ा है? एक पूरा का पूरा पेपर पढ़ के उसके नोट्स बनाने में मुश्किल से आधे घंटे का वक्त लगेगा। और ये आधे घंटे का जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं हर 180 दिन तक, उससे फायदा ये होगा कि आप प्री क्वालिफाई कर लोगे। तो भाई ये तो द हिंदू में न्यूज निकली थी पूरी पूरी कि मेजोरना 1 जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए चिप बनाई जाए रही, ये किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने। दूसरा मैं बात कर रहा था कि हमारे क्लास नोट्स के बारे में, तो क्लास नोट्स में अगर आप याद रखेगा तो ये तो मैंने क्लास नोट में जो शीट दे रखी, जो क्लास में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हम लोग क्लास नोट्स में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्शन में पढ़ते हैं, वहां पर तो ये इमेज भी बनाई है, पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आता डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग कैसे की जाती है, मशीन लर्निंग कैसे की जाती है, क्या होती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कितने तरह की होती है, और डीप लर्निंग में कौन कौन से मॉडल्स लगते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आपके नोट्स में भर भर के लिखा हुआ है, ठीक है। अगले साल भी पूछा जाएगा, आपकी बार अगले साल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे पूछा जाएगा, जा सकता है, जाएगा तो कहना तो सही नहीं है, लेकिन जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, नोट्स में ये चीज लिखी हुई है। तो ये हो गया, ये वाला सेक्शन कहां से हो गया? नोट्स में। ये हो गया आपका करंट से। अब वापस आते हैं, अगर हमने तैयारी की तो क्या हम इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोरना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। सही है भाई, ये तो हमारे द हिंदू से ही हो गया। दूसरा कह रहा है मेजोरना अमेजॉन वेब सर्विसेज ने बनाई। नहीं भाई, नहीं बनाई, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, ये हमारे द हिंदू से हो गया। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। सही हो गया। ये कहां सही हो गया? हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसका केवल क्या जवाब? 1 और 3। तो कौन सा है? ऑप्शन सी। ये सवाल किसी भी तरह से स्किप नहीं होना चाहिए। ये सवाल या इस जैसे कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप किसी कीमत पर नहीं करना है, नहीं करना है। आपको पेपर पढ़ना है और पेपर के नोट्स बनाने और अपने क्लास नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करना है। यूपीएससी पूरी की पूरा का पूरा आपको मौका देता है सिलेक्ट होने का। अपने लालच के वजह से, टेम्पटेशंस में पढ़कर और कम तैयारी की वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करवाते हैं। तो ये है क्वेश्चन जो हमें हर हालत में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से क्लास नोट से आ गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? क्लास नोट्स में पढ़ाया गया। पहले मैं बता देता हूं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या। देखिए भाई, ऐसा होता है कि जब भी कोई नई बीमारी वगैरह आती है, जैसे जीका वायरस है, निपा वायरस है, अलग अलग तरह के वायरसेस की डिजीजेस आती है, तो हम जो अपना सब्जेक्ट होता है, जैसे चूहा वगैरह होता है, उसमें वो वायरस या बैक्टीरिया इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया इंजेक्ट करने के बाद उसकी डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो डब्ल्यूबीसी क्या करने लगती है? एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। हम उन डब्ल्यूबीसी को चूहे से बाहर निकाल लेते हैं और कौन सी सेल? कैंसर सेल के साथ उनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का मतलब है दोनों को आपस में फ्यूज कर देते हैं। कैंसर कोशिकाओं की एक खास बात होती है कि ये कुछ भी हो जाए, ये मल्टीप्लाई करना रुकती नहीं, तेजी से मल्टीप्लीकेशन करता है। ये वाली मल्टीप्लाई नहीं आसानी से करती, मल्टीप्लीकेशन करना इसको आता है, इसको एंटीबॉडी बनाना आता है, इसको मल्टीप्लीकेशन करना आता है। तो दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं तो एक नई तरह की सेल बनती है, जिसका मल्टीप्लीकेशन का रेट यानी गुणन का संख्या बढ़ाने की शक्ति इसकी बहुत ज्यादा है। और ये ढेर सारी क्या बना रही है? एंटीबॉडीज। क्योंकि ये सारी की सारी कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका, एक ही तरह की कोशिका से बनी है और सबका डीएनए कैसा है? सेम। ऐसी सेल्स के सेट को जिनका डीएनए कैसा होता है? 100% सेम होता है, इनको आपस में क्लोन्स कहते हैं।
तो नाम क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लोनल क्यों कहा? क्योंकि सारी सेल्स में डीएनए कैसा है? सेम है। सब की सब क्या बना रही है? एंटीबॉडीज बना रही है, और सब की सब एक ही तरह की सेल से निकली, इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्लास नोट्स में आपके लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में के बारे में बात करते हैं। यदि ये क्लास नोट्स का सवाल है, दे आर मैन मेड प्रोटीन। हाँ भाई, नेचर ने थोड़ी बनाया है, लैब में बनाते हैं, मैन मेड तो है ही है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंडिंग स्पेसिफिक एंटीजन। तो एंटीबॉडी बनाती है, तो जाहिर सी बात है एंटीजन से। बेटा अगर क्लास में पढ़ोगे, क्लास में साफ साफ लिखा है, बड़ा डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी 15-20 लेक्चर में चलती है, आराम से ये चीज वहीं से नोट्स में आ जाती है। तो स्पेसिफिक एंटीजन से ट्रीट होती है। दे आर यूज्ड टू ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक निपा वायरस। अभी बात हो गई थी, ये भी निपा जीका जैसे वायरस जो होते हैं, नए तरह के वायरस होते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए जब कुछ नहीं बचता तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स कैसे हैं? तीनों के तीनों सही हो गए, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेटा पूरा का पूरा सवाल जो उठ के आपके एक नोट से आया है, क्लास डिस्कशन और नोट से ये सवाल आया है। मैं हर सवाल को नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्लास नोट से आते हैं। जैसे कि अभी कोई करंट का न्यूज है तो क्लास नोट से कहां से आ सकता है? वो करंट का सवाल है तो करंट का सवाल है। कुछ क्लास नोट से आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे CL-20 वाला सवाल है, HMX वाला, अगले साल कोई और एक्सप्लोजिव नाम रख देंगे। हजारों तरह के एक्सप्लोजिव है, हमें नहीं करने, हमें उन्हें छोड़ देना। और इस तरह के सवाल छोड़ने नहीं, हर हालत में करने। तो ये सवाल हम हर हालत में करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। और तैयारी अगर अच्छी है तो ये ऐसे सवाल गलत वलत नहीं होते, ये बड़े आसानी से होने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से क्लास नोट्स का सवाल, पूरा का पूरा क्लास नोट से आ गया। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन। कोई भी वायरस ओशियन में सर्वाइव नहीं कर सकता। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कोई भी वायरस बैक्टीरिया नहीं इन्फेक्ट करता। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। देखो मेरे जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, और ये हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें पढ़ रखी है। PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह सब पढ़ाई जाती है। पहली बात तो वायरस ऐसी चीज है जो कि सजीव और निर्जीव के बीच की चीजें बात होती रहती है। दूसरी चीज है वायरस हर जगह मिलता है, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, हवा में, पानी में, हर जगह वायरस मिलते हैं। तो ओशन में क्या होगा? ओशन में ऐसी क्या खास बात है जो कि वायरस नहीं मिलेंगे? दूसरी चीज वायरस कह रहा, दूसरा स्टेटमेंट कि बैक्टीरिया को नहीं मारते। नाम ही क्या है वायरस का? इस वाले वायरस का तो नाम ही क्या है? बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है खाने वाला, बैक्टीरिया को खा जाने वाला या मार देने वाला वायरस। तो ये वायरस जाता है और जाके किससे अटैच हो जाता है? बैक्टीरिया से अटैच। और बैक्टीरिया से अटैच होने के बाद अपना डीएनए क्या है? डीएनए, RNA, इसमें तो वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है। होस्ट की मशीनरी, जितनी भी मशीनरी है जो कि मटेरियल बनाने वाली, उसको क्या करता है? हाईजैक कर लेता है, और कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया जो है फटकर नष्ट हो जाता है। ये वायरस बैक्टीरिया खाने वाले, या बैक्टीरिया खाते तो नहीं है सच, क्योंकि खाने वाले का कोई मतलब नहीं इनका, लेकिन बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले वायरस है। इनका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये कैसे मारते हैं? अपना डीएनए, RNA जो भी है उसको अंदर इंसर्ट करते हैं, और बैक्टीरिया के जो मशीनरी है उसको हाईजैक करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को। ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज होती है वो क्लास नोट्स में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर रखा है। RNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया जो है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसी को ये सब हाईजैक कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्लास नोट्स में। तो पहला सवाल कहीं ओशन में नहीं पाए जाते, गलत हो गया। दूसरा सवाल इन्फेक्ट नहीं, बैक्टीरिया को नहीं करते, बैक्टीरियोफेज तो करता ही है। तीसरा सवाल, जो तीसरा स्टेटमेंट है कि नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, इससे ज्यादा इजी सवाल कोई हो नहीं सकता। सीधे सीधे नोट से है, और इसका सही जवाब होगा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव। ऐसे सवाल तो फ्री के हैं, इनको तो लूट लेना चाहिए, इन्हीं से तो सिलेक्शन होगा। फालतू के सवाल छोड़ने और इस तरह के सवाल जो है कर लेने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लंबा चौड़ा सवाल है, कई सारे स्टेटमेंट है, और ऐसे सवालों को देखकर हमें बुखार आ जाता है, लेकिन हाँ आना भी चाहिए। 2 घंटे के समय में आपको इतने सारे सवाल क्वेश्चन करने होते हैं, अलग अलग तरह के सेक्शन में होता है। बिना एक्यूरेसी के, बिना स्पीड के आप पढ़ नहीं सकते हो, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हाँ बढ़ तो जाती है, लेकिन फिर भी जो अगर आपके लिए कठिन है तो आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी कठिन है। सभी के लिए उतना ही वक्त है, सभी के लिए उतने ही सवाल है। लेकिन ध्यान दे, हर स्टेटमेंट वाला सवाल कठिन नहीं होता, और उसका उसी तरह का ये भी सवाल है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एक्टिवेटेड कार्बन। पहली बात तो भैया एक्टिवेटेड कार्बन क्या है, शब्द आ गया, वो तो पता होना चाहिए। एक्टिवेटेड कार्बन क्या है? लकड़ी वगैरह जला के जो कोयला बनाते हो, उसी कोयले को थोड़ा सा पीस को छोटा कर दो, इसी का नाम है एक्टिवेटेड कार्बन। इसकी खास बात क्या होती है? इसका सरफेस एरिया, क्लास में डिस्कस किया है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसकी एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता, यानी कि चीजों को सोखने की क्षमता
बहुत ज्यादा होती है। तो गैस मास्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में जो यूज किए जाते थे मस्टर्ड गैस से बनने के लिए, उसमें भी एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता था। चारकोल है, कोयला है और कुछ नहीं है, नाम एक्टिवेटेड कार्बन रख दिया इसका। ठीक है, आपके घर में जो आरओ का फिल्टर उसमें कैंडल्स लगती हैं, उसमें भी एक्टिवेटेड कार्बन भरा जाता है। वो क्या करता है, पानी में जितनी भी इंप्योरिटीज वगैरह उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, नंबर एक। और दूसरा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, नंबर दो। बनाते किससे, लकड़ी उकड़ी को जलाकर उससे बना लेते हैं, जैसे कि बम्बू है, बांस वगैरह है, उससे भी जलाकर इसको बना, कोई भी लकड़ी की चीज है जला दो उससे बना लेंगे। तो चलो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम एंड रेमेडिएट कंटामिनेंट फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री। भाई फिल्टर में यूज होता है, सफाई का काम ही है इसका। स्टेटमेंट 1 सही हो गया, पढ़ते ही समझ में आ गया। दूसरा है, एक्टिवेटेड कार्बन एक्सहिबिट लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल। लो भाई, फिर से वही बात आ गई क्लास नोट्स में, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो गया। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट नंबर 3, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। देखो भैया, अभी मैंने बताया लकड़ी वकड़ी से बना सकते हो, तो लकड़ी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है, कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम द एनवायरमेंटल वेस्ट। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, लकड़ी जिसमें कार्बन कंटेंट वगैरह क्या है ज्यादा, उसको जला के कोयला बना लो। जिस चीज से कोयला बना सकते हैं वही कोयला क्या एक्टिवेटेड कार्बन है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या सही हो गए, सही हो गए। तो देखिए बोथ स्टेटमेंट। अब इसका सही जवाब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। देखो भैया, ये बनाया तो सबसे ज्यादा सकता है, लेकिन इसका ये जो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तुम किस चीज से बना सकते हो एक्टिवेटेड कार्बन को, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एक्टिवेटेड कार्बन का यूज फिल्टर के तौर पे किया जाता है। तो इसको अगर हम देखें, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, लकड़ी से बनाते इसलिए थोड़ी यूज किया जाता है कि इसका यूज इंडस्ट्रीज के पॉल्यूटेंट के तौर पे किया जाता है। हाँ, लकड़ी से बन सकता है, कोयले से बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, सिंपल सा बात थी। कोयले का नाम बदल के उसका नाम क्या रख दिया, एक्टिवेटेड कार्बन। और कई बार बात हो चुकी है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है, मेटल, नॉन मेटल्स, जहरीले पदार्थ, केमिकल्स, हवा की गैसेस, सब कुछ ये सोख लेता है। ठीक है, और इस तरह से हवा को भी फिल्टर करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ पानी को भी फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो ये सवाल हमें छोड़ना नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ ये सवाल हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे और हम कर लेते अगर हम वहां पर बैठे होते। नंबर नेक्स्ट, फिर से क्लास नोट्स, जीपीएस गगन के बारे में पूछा गया है। तो देखें गगन के बारे में क्या है, क्लास नोट्स में पढ़ाया था और ये मैंने तो डायग्राम भी बनवाया था, सारे बैचेस में ये डायग्राम है, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता डायग्राम। ठीक है, गगन क्या है, गगन क्या है, जीपीएस के सिग्नल होते हैं और जीपीएस के सिग्नल जो है, प्रॉब्लम ये होती है कि जीपीएस के सिग्नल बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि हमें अब घर पहुंचना है तो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन हवाई जहाज फ्लाई कर रहा है उसके लिए जीपीएस सिग्नल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हर देश के साथ प्रॉब्लम ये है कि जीपीएस के सिग्नल की एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन पड़ जाती है, इंडिया में भी डाउन हो जाती है। इस वजह से एयरक्राफ्ट वगैरह जो अपना रास्ता जो है सही तरह से, उनके नेविगेशन में दिक्कत आती, उनके मैनेजमेंट में दिक्कत आती। तो हमने क्या किया, आपने कई सारे सैटेलाइट भेज दिए, जैसे जीसेट 10 है, जीसेट 15। और ये जीसेट के सैटेलाइट क्या करते हैं, जो जीपीएस के सिग्नल्स हैं उनको पहले लेते हैं, नीचे के सेंटर्स वगैरह पे जो हमारे सेंटर्स होते हैं वहां पर भेजते हैं, वहां पर उनको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद जीसेट के सैटेलाइट पे भेजा जाता है और जीसेट के सैटेलाइट वापस ये रिफाइंड सिग्नल कहां भेज देते हैं, वो आपके प्लेन्स में भेज देते हैं, सिविलियन प्लेन्स में भेज देते हैं। इससे फायदा या नुकसान क्या है, फायदा ये होता है कि गगन वाला जो ये सिस्टम है इसको लगा देने से फायदा ये होता है कि जो हमारे जो नेविगेशन हो रहा है, जो प्लेन हवा में उड़ रहे हैं, रातों दिन उड़ रहे हैं, कोने में उड़ रहे हैं, बादलों में उड़ रहे हैं, उनको अपना रास्ता पता ढूंढने में आसानी होती है, नेविगेशन आसान होता है और एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये जो सिस्टम बनाया गया था ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में ही इसको बनाया गया था। लेकिन केवल और केवल ये हवाई जहाजों के लिए यूज नहीं होता, इसका यूज फॉरेस्ट्री में, वानिकी में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे, जहां भी सिग्नल की जरूरत है वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। एज इट इज फ्रेमवर्क में क्लास नोट्स में आपकी ये लिखा हुआ है। तो चलो देख लेते हैं, जब क्लास नोट्स में तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको आसानी से कर लेना चाहिए। तो देखिए तीनों में क्या क्या कह रहा है, इट डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। सही बात है, एक्यूरेसी तो प्रोवाइड ही करेगा। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट। सही है, खासकर कौन सा ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये गलत बात है, एविएशन के अलावा जो है क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, रेलवेज वगैरह में भी इस गगन के सिग्नल की तरह की सहायता से आप एक्यूरेसी को
जहां भी एक्यूरेसी बढ़ाने की जरूरत है वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो केवल गगन का यूज सिविलियन प्लेन, और अच्छा इन्होंने किया कि स्टेटमेंट 3 दे दिया। कई लोग ये सोचते हैं कि गगन का प्रयोग केवल सिविलियन एविएशन में होता है, ऐसा नहीं है। गगन का मल्टी रोल यूज है, हालांकि इसका रिसीवर वगैरह काफी महंगा आता है, ठीक है। और अभी न्यूज में भी था कि शायद इंडिगो एयरलाइंस जो है लेटेस्ट एयरलाइन बन गई जिसने गगन के रिसीवर को अपने प्लेन्स में फिट करवा लिया है। तो ये सवाल करना था हर हालत में, इसको छोड़ना नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। पहले तो देख लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या। भाई साहब ये होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेंथेनाइट्स और साथ ही साथ स्कैंडियम और यट्रियम, इनको हम रेम कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल कह लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह लीजिए। रेयर अर्थ हैं, आसानी से मिलते नहीं, ठीक है। दूसरी चीजें, इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब होता है, इनसे चुंबक वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना वगैरह के पास इसके काफी ज्यादा खजाना है, इंडिया थोड़ा सा कमजोर है इस मामले में। ये सारी बातें एक बार हम लोगों ने की थी। अब कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रवाह किया जाए तो ये चमक पैदा करते हैं, लाइट पैदा करते हैं। यही तो चाहिए हमें टेलीविजन की स्क्रीन में। तो स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं? सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। सही बात है, सम करते हैं, सारे थोड़ी होते हैं, कुछ में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट पैदा कर सके। स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। फास्फोरेसेंट का मतलब क्या है? वही चमक पैदा करने की क्वालिटी। अगर चमक पैदा करने की क्वालिटी है नहीं तो टीवी में यूज क्यों करोगे? तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1। एक साल की कठिन पढ़ाई, तैयारी, अच्छी तरह से क्लास नोट का रिवीजन, न्यूज़पेपर की एनालिसिस और उसके नोट्स बनाने के बाद इस तरह के सवाल किसी भी बच्चे के गलत नहीं होते। ये सवाल हमें छोड़ना नहीं है, ये सवाल हमें हर हालत में कर लेना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन समिट हेल्ड इन द ग्रैंड पैलेस पेरिस। पेरिस में अभी एआई एक्शन समिट हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2025। अगर ये पूछा जा रहा है, फरवरी की न्यूज है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो ये गलत नहीं होना चाहिए हमसे। और ये न्यूज कहाँ? ये देखिए पीआईबी में भी था। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को चेयर्स एआई एक्शन समिट इन पेरिस। फरवरी 10 की न्यूज है कि 10 फरवरी 2025 को ये एआई समिट जो है पेरिस में हुआ है। तो दोनों न्यूज़ेस जो है हिंदू में और पीआईबी में आ चुकी हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, इसको बेसिक करंट बोलते हैं। तो चल देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या करे। को चेयर्ड विद इंडिया द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसमेंट एट द ब्लेसले पार्क समिट एंड द सियोल समिट हेल्ड इन द 2024। ब्लेसले पार्क समिट में तो क्लास में काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, एलन ट्यूरिंग के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। वही जगह जहां पे एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ था, जिन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है, जो कोडिंग के जनक है और जिनकी वजह से आज एआई का निर्माण हो पाया है, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया था। इसके बारे में डिटेलिंग बहुत सारी हो चुकी है। Along with the other countries, US and UK also signed the declaration on the inclusive and sustainable AI। तो भाई ऐसा है, यूएस और यूके ने इसको साइन किया था कि नहीं? तो द हिंदू की फिर से एक न्यूज आ जाती है और द हिंदू की न्यूज क्या लिखा है? अगले ही दिन 11 फरवरी को न्यूज आती है, द स्टेटमेंट वाज नॉट साइंड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम। मैंने कहा था ना कि सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स का हिंदू लिखना है, पढ़ना है हर हालत में, उसके माइक्रो नोट्स बनाने हैं। तो अगर आपने ये काम किया है तो ये सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये कह रहा है यूएस और यूके ने साइन किया है, लेकिन यूएस और यूके ने साइन नहीं किया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? सही हो जाता है। पूरा पूरा द हिंदू से न्यूज निकल कर आ रही है और इस तरह का सवाल जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका गलत होना गलती नहीं है, इट्स अ क्राइम। ये क्राइम है और ऐसे सवालों की वजह से ही आपका सिलेक्शन होता है। और जो मैंने RDX और CL20 वाले सवाल आपसे कहा था कि छोड़ दीजिए, उनको छोड़ने से फायदा ये होता है कि निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं हम लोग। वो तो गलत होने ही है, वो भगवान उसको रखा ही इसलिए गया है कि उसको करो और करने की वजह से रेस से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो वो सवाल नहीं करने। नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। कुछ सेक्शंस के बारे में जानकारी तो क्लास नोट से मिल जाती है,
जैसे कि इसमें 3 स्टेटमेंट है, 3 में से 2 स्टेटमेंट मेरे ही द्वारा लिखाए गए क्लास नोट्स में है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने नहीं लिखाया। क्यों नहीं लिखाया? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? नेशनल रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेलवे प्लान्स एनआरपी टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028 2028। अच्छा, लिखवाया भी होता तो इतना याद कहां रहता कि इतनी सारी योजनाएं 2028 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, कुछ भी हो जाए। समझ के देखो, अभी तो यहाँ बैठ के क्लास रूम में बैठ के वीडियो देखते हुए तो बड़ा आसान सा लगता है कि यार होना तो चाहिए 2028, 26, 27 कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, गूगल कर लो। वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं? वहां तो इतना कंफ्यूजन हो कि दिमाग फटने को आ जाता है कि यार इतना टाइम लग रहा है, अभी कैसे करेंगे? और 2028 था कि 29 था, और पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भैया ऐसा है, सन 2022 में पीआईबी में आया था इसके बारे में। इस साल के इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि इस साल के यूनियन बजट में, इस साल के जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी गवर्नमेंट ने नेशनल रेलवे प्लान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और ये जो नेशनल रेलवे प्लान इतनी पुरानी न्यूज है, 2030 के लिए। अगर ये पढ़ा भी होता ना तो याद नहीं आता है, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में कुछ याद नहीं आता, भूल जाते हैं। तो इसके बारे में स्टेटमेंट सही है गलत हम नहीं कह सकते, ठीक है? वहां पे एग्जामिनेशन अभी तो पता चल गया कि गलत है 2030 के लिए, वहां पे तो हम नहीं कर सकते थे। दूसरा देते हैं स्टेटमेंट, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, सभी लोग जानते हैं, डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद जर्मनी। क्लास नोट्स में लिखा है, सीधे सीधे जो है इसको जो है इंडियन रेलवे ने बनाया, जर्मनी और का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है, पूरी तरह से भारत में निर्मित है, जर्मनी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। दूसरा नंबर का स्टेटमेंट गलत है। तीसरा नंबर का स्टेटमेंट कहता है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आरएफआईडी। नोट्स में लिखे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके नोट्स में आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का पूरा पूरा डिटेल है। कवच का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, कवच कैसे काम करता है, वो पूरा डिटेलिंग जो है नोट्स में लिखी हुई, इवन ये डायग्राम भी नोट्स में बना हुआ है। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेडियो एंटीना लगाएंगे, जीपीएस रिसीवर लगाएंगे, और रेल की पटरियों के पास जो है आरएफआईडी टैग्स वगैरह लगाए जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी। तो 2 और 3 सही है। कैसे सही है? मल्टीपल रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स, साफ साफ लिखा है क्लास नोट्स में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन पहला वाला जो है, हाँ, कवच सिस्टम क्या लिखा? कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आरएफआईडी टैग्स। पहला, दूसरा वाला तो गलत हो गया था ना, क्योंकि जर्मनी के सहयोग से नहीं बनाया गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तीसरा वाला सही है। पहले वाले का ठिकाना नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि हम अभी एग्जामिनेशन हॉल में है। अब क्या कोई तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? तो देखिए, हमें 100% श्योरिटी है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, और हम 100% श्योर है कि थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, गलत है? तो भैया 2 तो नंबर 100% श्योरिटी के साथ करेक्ट नहीं है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 नंबर इसमें भी है। 3 जगहों पे 2 नंबर का स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है? फिर 2 के साथ 3 है, ध्यान दीजिए। अब 3 नंबर वाले पे बात करते हैं। हम जितना 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट है कि 2 नंबर का गलत है, उतना ही एक्यूरेट है कि 3 नंबर वाला सही है। तो भैया ये केवल नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं इस पर। इसमें भी 2 के साथ क्या है, 3 नंबर दिया है, हमें 100% एक्यूरेट है कि 3 नंबर कैसा है, सही है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? एक ही बचा है जिसमें 2 नंबर है, और इस 2 नंबर के साथ क्या है, 1 नंबर है। तो इसका मतलब 1 नंबर भी क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा। 2 नंबर तो नॉट करेक्ट है ही है, और दो जगहों पे स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट करेक्ट के साथ आ रहा है, और ये केवल किसके साथ पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। तो सही जवाब इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो है 1 और 2 ये एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता था, ठीक है? तो मैं ये कहूंगा कि 2028 है, 29 है, 30 है, 40 है, भगवान जाने क्या है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता 100% श्योरिटी के साथ 2 नंबर वाला गलत है, और ये भी 100% श्योरिटी के साथ क्लास नोट्स बता देते हैं कि 3 नंबर वाला 100% श्योर है। तो 2 नंबर अगर 3 के साथ है, वो वाला ऑप्शन तो कभी भी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है? 2 और 3 ये है, और 2 और 3 ये है। ये दोनों तो ऑप्शन पूरी तरह से सही हो ही नहीं सकते, केवल एक ही है, 1 और 2 ओनली। यही एक मात्र ऐसा बचता है। अगर आपने पढ़ा है, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और आपके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और आप एग्जामिनेशन देकर आए हैं और आप कर लिए, तो बधाई हो, बहुत अच्छा आपने काम किया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चलना बंद हो जाता है,
और वहां पर ये एलिमिनेशन मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि इसके सोर्सेज आसानी से नहीं मिलते और सोर्स आपने पढ़ा भी है, इतना याद नहीं रखता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और एनआरपी प्लान कब आया था। इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि वहां पे गड़बड़ी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये सवाल डुएबल है। एज अ स्टूडेंट ये सवाल कैसा है? डुएबल है। डिस्पाइट की सारी जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर भी इस सवाल को हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कर सकते हैं। इसको मैं अगर आपकी जगह होता तो करता, बिल्कुल हम अटेम्प्ट करते इसको, ठीक है। और कैसे कर लेते? विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। गूगल के सहायता से तो कुछ भी निकाल लो, ठीक है, वो तो पता ही चल जाएगा 2020 है कि 30 है। प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे अंदर जब बैठ के काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे, और अगली बार जब ऐसे ही सवाल आएंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये मेन हमारे सामने है। और किसको करना है, किसको छोड़ना। एक्सियम 4 स्पेस डेक्स और गगनयान, ये तीनों के बारे में पूछा गया है। और पूछा गया है इनमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के बारे में कौन कौन बात कर रहे हैं। भाई ऐसा, ये तो क्रॉनिकल लेवल का सवाल है, ठीक है, जो सस्ती वाली मैगजीन आती है, पीडी वीडी, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, ये सब आप लोग पढ़ते ही रहते होंगे, उनमें भी ये चीज कवरेज होती है। इतना कोई बड़ा भारी चीज नहीं पूछी गई है। एक्सियम 4 मिशन है, चाहे ये स्पेडेक्स जो बड़ा फेमस हुआ था इसरो का, चाहे गगनयान इसरो का है, ये सारे के सारे मिशंस में, इसको तो मैं कहूंगा कि गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सब जगह पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स तीनों मिशंस में किए गए थे, ठीक है। तो ये सवाल तो सबने कर लिया होगा जिन्होंने भी करंट तैयार किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ 3। मैं ये नहीं कहूंगा इसको छोड़ना चाहिए, करना चाहिए, जवाब आपको खुद ही मिल गया। सिंपल सा सवाल है, सीधी सी बात है, सब में माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और सब जगह ऐसे सवाल तो हर जगह बिखरे पड़े हैं, ठीक है। सो कॉल्ड मैगजीन्स वगैरह जो वहां पर भी मिल जाएंगे, इसके लिए तो पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैगजीन से ही हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है 84। अलग अलग तरह के 3 जहाज दिए हैं, डोर्नियर 228, IL-76, CE-17, ग्लोबमास्टर। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। 3 पेयर दिए, तीनों में कौन कौन से करेक्टली मैच हैं। देखिए भाई ऐसा है, या तो आपने ठीक ठाक मुझसे पेपर पढ़ा हो, या आपको बहुत ज्यादा एविएशन से प्यार हो, 2 चीजें होंगी, ठीक है। अवेयर, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तब तो भैया इसको करिए। नहीं तो अगर आपको एविएशन से बहुत ज्यादा प्यार नहीं, प्लेन वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी की इच्छा है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें गलती होने की संभावना गलत। मैं 1% भी ऐसा सवाल जिसमें गलती होने की संभावना 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता हूं, मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कौन सा क्या होगा। तो पहले देख लेते, अगर पेपर पढ़ते तो क्या इस सवाल को कर लेते। तो देखो भाई ऐसा है कि पहला सवाल जो है IL-76, जिसको हम कहते हैं गजराज, अक्टूबर 5, 2024, मैंने कहा था ना सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स पेपर माइक्रो नोट्स बनाओ, वहां पे इसके बारे में बड़ी तारीफ की थी द हिंदू में। दूसरा जो है 4 सितंबर 2024, सितंबर अक्टूबर, यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला जो प्लेन है डोर्नियर, उसके बारे में बताया गया था। आप लोगों ने अगर पढ़ते रहे हो तो इंडियन नेवी की शान है डोर्नियर। और डोर्नियर जो प्लेन है वो बेसिकली पेट्रोलिंग के लिए यूज होते हैं। ये फ्यूल कम कंज्यूम करते हो, लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, इनकी खास बात है। तीसरी जो है, अमेरिका ने बहुत सारे लोगों को इंडिया में डिपोर्ट कर लिया था, ये प्लेन आया था लोगों को लेकर के, ठीक है, जो हमारे भारतीय थे जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था। न्यूज है ये फरवरी, 14 फरवरी की न्यूज है, 14 फरवरी 2025 की न्यूज है। और इस न्यूज को अगर आप हिंदू की पढ़ेंगे तो उसमें वहां पे प्लेन का नाम भी रखा गया। तीनों के तीनों प्लेन जो है वो बेसिकली क्या है, ये तो सर्वे करने वाला प्लेन है, ये ट्रांसपोर्ट प्लेन है, पंख प्रोपेलर ड्रिवन, और ये जो है जेट इंजन वाला ट्रांसपोर्ट प्लेन है। तो ये इसको अगर आप इतने गहराई से पढ़ रहे हैं द हिंदू, तो भी देखो वहां पर भी इन तीनों के बारे में जानकारी लिखी हुई है, ठीक है। हिंदू की वैल्यू बहुत है। तो अब देख लेते हैं डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, कहां से, सोर्स क्या है, द हिंदू, सही है। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, सोर्स क्या है, द हिंदू। C-17 ग्लोबमास्टर, जिससे हमारे भारतीय आए थे, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सही है, सोर्स क्या है, द हिंदू। और ज्यादा पुरानी नहीं, सितंबर, अक्टूबर और फरवरी की न्यूज में तीनों के तीनों प्लेन कवर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओनली 2। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपने अगर ये पढ़ा है और इतनी अच्छी तरह से, इतनी बारीक निगाहों से चीजों को, न्यूज को देखते हैं और आपको प्लेन से प्यार है, तो आप ये बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। मैं आपकी जगह होता, क्योंकि मैं साइंस के स्टूडेंट की तरह अगर सोचूं और अगर एविएशन एक्सपर्ट, एविएशन के थोड़ा फैन की तरह से सोचूं, तो ये सवाल मेरे जैसे व्यक्ति को कर लेना चाहिए। अगर आपको
आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचता हूँ जो कि एकदम सिंपल बैकग्राउंड का हो, जिसको इस सब चीजों से कोई लेना देना, और इतनी गहराई में उतर के वो पेपर नहीं पढ़ता। मैं सलाह नहीं दूंगा कि इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप हिंदू की लाइनें रगड़ना शुरू कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को आप चाहे इच्छा चाहे करिए और इच्छा चाहे छोड़ दीजिए। तो मैं आपको इसको कहूंगा कि आप छोड़ ही दीजिएगा, गलती होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बेटा पीसीएस वालों को शर्म आ जाए इस सवाल से। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज जो है वो करते हैं इसमें आर्टिफिशियल रेन में। पीसीएस का बहुत पुराना पिटा हुआ सवाल है। आर्टिफिशियल रेन तब होती है जब न्यूक्लियस को इंजेक्ट करना पड़ता है, नोट्स में लिखा है, और इसके चारों तरफ जो है ह्यूमिडिटी इकट्ठा होने लगती है। ह्यूमिडिटी इकट्ठा होने की वजह से जो सिल्वर आयोडाइड के कण होते हैं उनके बूंदों का साइज बड़ा हो जाता है, और ये बूंदी जो है जमीन के नीचे गिर जाती है, और इस तरह की वर्षा को हम कृत्रिम वर्षा करते हैं। जब कृत्रिम वर्षा करा दोगे तो क्या होगा, हवा में जो पॉल्यूटेंट्स है, धूल धक्कड़ है, वो सबका सब क्या होगा, बैठ जाएगा। तो पॉल्यूशन के लिए और सूखे से निपटने के लिए इसमें नमक का भी यूज करते हैं, याद रखिएगा। सॉल्ट का, तमिलनाडु वगैरह में आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, वहां पर नमक का यूज किया जाता है, सिंपल साल्ट का यूज। और आर्टिफिशियल रेन के बारे में एक और बात बता देता हूँ, आईआईटी कानपुर ने इसकी टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा रखा। उन्होंने कुछ नई तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराने की चीजें करेंगे। तो यूपीपीसीएस वाले इसको याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर के पास पेटेंट हो गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से जो है हमारे साइंस के जितने भी सवाल हैं, आई थिंक साइंस के सारे सवाल यहां पर आकर खत्म हो चुके हैं। ये सारे के सारे सवाल हमने अटेम्प्ट किए, जिसमें हमें जरा सी भी जिन क्वेश्चंस में हमें जरा सा भी अंदेशा था, हमने बिल्कुल उनको नहीं किया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, और क्या उसके बाद हम कट ऑफ यानी लगभग 45% के ऊपर हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन छूटे। ये वाला तो कर लिया था, ये मैंने कहा था आपको, एडवाइस किया कि छोड़ दीजिए। एक दूसरा जो है ये तो हमने कर लिया था एलिमिनेशन से। ये द हिंदू का है, ये आसानी से कर लिया। ये नोट से है, आसानी से कर लिया। गगनयान आसानी से, स्टेटमेंट आसानी से, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था हमसे। ये भी द हिंदू से है, आसानी से हो गया। ये हमने कहा था छोड़ दीजिएगा। ये दूसरा सवाल है जो मैंने आपसे कहा था किसी भी कीमत पर नहीं करना, छोड़ दीजिए, इस तरह के सवाल छोड़ने हैं। फिर तीसरा ये भी कहा था कि छोड़ दीजिए, 3 क्वेश्चन हमने कह दिए छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए। ये वाला भी मैंने आपसे कहा छोड़ ही दीजिए, 4 छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको मैंने कहा है छोड़ दीजिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। 17 में से आपको मैंने एडवाइस किया है कि 4 सवालों को नहीं करना, यानी आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पूरी एक्यूरेसी के साथ, 13। और ये आप कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से, नोट्स, दूसरा न्यूज़पेपर, ठीक है, तीसरा मल्टीपल रिवीजन। और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक बच्चे की तरह सोचो ना कि आपको लिखते से नोट्स पढ़ने हैं और 180 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, इससे आपका फ्री हो जाएगा। क्या बात है, इतने कम से आपको दुनिया भर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मात्र इतने से 13 सवाल कर लिए, कितने, 17 में से 13 सवाल कर लेते हो, तो इसका मतलब 76% के आसपास आप कर ले रहे हैं। 76, ध्यान दीजिए, कट ऑफ 40-45% के आसपास आती है। 76% क्वेश्चन आप कर रहे हो, 80 के आसपास टच कर रहे हो। ठीक है, वो भी कब, जब आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। जब क्वेश्चन छोड़ रहे थे बड़ा खल रहा था उस वक्त, यार सारे के सारे तो सब छुड़वाते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दो, ये पैटर्न केवल साइंस में नहीं, ये इन्वायरमेंट में भी मिलेगा, ये जियोग्राफी में भी मिलेगा, ये हिस्ट्री में भी मिलेगा, ये पॉलिटी में भी मिलेगा, ये इकोनॉमी में भी मिलेगा। हमेशा हर में कुछ 4 क्वेश्चन, कुछ 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20% के आसपास मान के रखिए, जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो क्वेश्चन जो इनको अटेम्प्ट करने वाला जो है वो बाहर निकाला, वो बाहर बच्चों को निकाला, वो फिल्टर क्वेश्चन कहा कहते हैं उनको, वो बच्चों को क्या है, फिल्टर करने के लिए बनाए गए। तो ऐसे कुछ सवालों को हमें नहीं करना, और अगर हम नहीं करते हैं और अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, और द हिंदू को रिलीजियसली, केवल सारे ने 365 एडिशन नहीं पढ़ने हैं पूरे के पूरे, केवल 180 एडिशंस के माइक्रो नोट्स बना लेते हैं सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स के, अप टू द एग्जाम जब तक हो रहा है। तो हमारा 99.9% जो एक्यूरेसी के साथ हम सवालों को कर सकते हैं। और हमें दिखाई पड़ रहा है कि साइंस में, जैसा कि हमने देखा कि हम आसानी से कट ऑफ, आसानी क्या, बहुत ही फ्लाइंग कलर के साथ जो है कट ऑफ क्लियर करके बाहर निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया है कि हम क्लासरूम में यहाँ पर अपने कमरे में बैठ के इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको एग्जामिनेशन हॉल में पूरे प्रेशर के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए,
प्रेशर जब एग्जामिनेशन का होगा तो हो सकता है कि वहां पर एक आध सवाल और भी गलत हो जाए। तो 4 सवाल अगर आपने किए हैं तो एक आध सवाल अगर और भी गलत हो जाता है तो आप 70% पे गिर जाओगे, 76 से 70% पे आ जाओगे। लेकिन 45% कट ऑफ है, 70% जा रहा है, तब भी सिलेक्शन आसानी से हो जाए। आसानी से क्या, इससे आसान क्या होगा, ठीक है। तो मेरी बात याद रखिएगा, इस साल का पेपर केवल नोट्स और द हिंदू से आया है। अगले साल का भी नोट्स और द हिंदू से अगर नहीं आएगा तो कहां से आएगा? सोर्सेस तो यही है यूपीएससी के, ठीक है। तो आसानी से आप लोग इसी स्ट्रेटजी पे बने रहिए और आसानी से अगले साल का जो 2026 का प्री होने वाला है उसमें सिलेक्शन ले लीजिए। बहुत ही आसानी से सिलेक्शन मिलने वाला है। जितना ज्यादा भटकेंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल सोर्सेस बनाएंगे, जितनी जगहों से पढ़ेंगे, सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। और पढ़ोगे नहीं तो होना ही नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है। तो मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, बच्चे वो जो कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत जगहों से पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो नहीं पढ़ते उनका तो नहीं होगा। जो लिमिटेड पढ़ते हैं, क्लास नोट्स लेंगे, साथ ही साथ कुछ मटेरियल जो कि उनके टीचर्स एडवाइस कर रहे हैं उस पर स्टिक रहेंगे, 100% उनका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी अभी हम लोगों ने करके देखा। इसमें 5-10% और भी कम कर लोगे ना क्वेश्चन, तब भी तुम कट ऑफ से ऊपर ही हो, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ है, पेपर टफ है। पेपर बिल्कुल टफ नहीं है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिनकी वजह से वो टफ दिखता है, लेकिन हाँ, हम उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों के लिए एक जानकारी है, अभी जो है हमारा नया बैच 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। और नए यूपीएससी के देखिए, अगले साल की यूपीएससी में साल में 52 हफ्ते होते हैं, 51 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। तो आपके पास जो है 1 साल से भी कम का वक्त बचा अगला एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। समय बहुत कम है। सबसे बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स जो है इस वक्त आपके पास है वो आपका समय है। ये सही वक्त है एनरोलमेंट का, नए बैच में बैठकर नई चीजों को सीखने का, ताकि आप जब तक वो एग्जाम आए 2026 का, तब तक आप कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मल्टीपल रिवीजन लगा चुके हों और उस पेपर को देने के में सक्षम हो सके। तो अगर आप ये 5 जून के बैच में जुड़ जाते हैं आकर, तो आपको बड़ा एज मिलेगा। कम से कम आपको 4 हफ्ते एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जितना लेट करते जाएंगे, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, वो एग्जाम क्वालिफाई करने की चांसेस जो है एक्सपोनेंशियली, ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियली गिरते चले जाएंगे। क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, इतने कम समय में वो उसे तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि 5 जून का बैच जो है इसको आकर ज्वाइन करें। और अभी आपके पास ठीक ठाक मात्रा में समय है, 1 साल से कम ही सही, लेकिन समय बचा हुआ है, अभी भी समय है। जितनी देर करेंगे, तैयारी शुरू करने में समस्या उतनी ही ज्यादा विकराल होती जाएगी। तो 4 हफ्ते का समय या 2 साल का समय वो आपको तय करना है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और जो जैसा भी आप इस लेक्चर के बारे में सोचते हैं, जो चीजें, जो स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोगों ने बात की, उसमें क्या सही था, क्या गलत था, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली इसी सीरीज में नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो सवाल थे उनको लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।